Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. As you know that yesterday we discussed democracy and dictatorship in Bangladesh, and today we are going to discuss the monarchy and democracy in Nepal. You know that currently the chapter which is in progress is contemporary South Asia, and in this chapter we have to study few countries in the South Asia. In those countries we have to study the democratic processes and all the setbacks that the same process faced while trying to stabilize itself. Now the case is Nepal. If you look at the board, I have written here that the present stats of the Nepal is that it's a federal democratic republic with parliamentary form of government. क्या है? Federal democratic republic with parliamentary form of government. Similar as we see in India, the multi-parties also exist in Nepal. लेकिन ये जो करंट सिस्टम है, it was established in 2008. ये जो present stats है, it was established in 2008. And before 2008, the situation was entirely different in Nepal. There was a continuous war between the monarchy and democracy. थोड़ा बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री तो जाननी होगी तो जाके हमें इस टॉपिक को अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से नेपाल में मोनार्की और डेमोक्रेसी में जंग रही और फाइनली कैसी डेमोक्रेसी की जीत हो गई। अगर आपने पढ़ा होगा कि जो प्रेजेंट नेपाल है, इट वाज फॉर्मड इन 1768. Before 1768 ये नेपाल इस तरह से नहीं था जिस तरह से आज आपको नेपाल दिख रहा है। इस तरह का नेपाल नहीं था। जैसे आपको याद ही होगा कि हिंदुस्तान इंडिया में ब्रिटिश रूल से पहले एंसेंट्री के दौरान, मिडवेल के दौरान बहुत सारी प्रिंसिपलिटीज थी, इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, अलग अलग रीजन्स थे, अलग अलग रूलर्स थे। इसी तरह के हालात नेपाल में भी थे। इस तरह से नेपाल नहीं था, अलग अलग बहुत सारे रीजनल पावर्स थे। इन शॉर्ट में आपको अगर ब्रीफ में बोलूँगा तो 46 इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटीज एग्जिस्टेड इन नेपाल। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, independent principalities, 46 independent principalities existed in Nepal, and इन्हीं में से एक जो प्रिंसिपलिटी थी उसका नाम था गोरखा भी एक ऐसी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटी थी among the 46 independent principalities। लेकिन गोरखा का जो लास्ट रूलर था पृथ्वी नारायण शाह, उसके अंदर बहुत इमोशंस थे, एम्बिशंस थे। वो चाहता था कि मैं पूरा नेपाल एक ही करूं और इस पे रूल करूं। हाँ, जो गोरखा का लास्ट रूलर था पृथ्वी नारायण शाह, इसने एक एक करके इन सब प्रिंसिपलिटीज को डिफीट किया और फाइनली इन 1768 में इसने एक यूनिफाइड नेपाल एस्टेब्लिश किया। इसने एस्टेब्लिश किया कब? 1768 में इसने यूनिफाइड नेपाल एस्टेब्लिश किया। कैसे? बाय डिफीटिंग ऑल द इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटीज ऑफ पावर्स। इसी यूनिफाइड नेपाल में किंगडम ऑफ नेपाल की शुरुआत भी हो गई। नेपाल किंगडम की शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत हो गई? नेपाल किंगडम की शुरुआत होगी। अब इस नेपाल किंगडम की फाउंडेशन किसने डाली? इस नेपाल किंगडम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले नेपाल किंगडम नहीं था,
जो आज नेपाल है इस तरह का नेपाल नहीं था। नेपाल में अलग अलग रीजनल प्रिंसिपलिटीज थे, वो इंडिपेंडेंट थे, वो अपने अपने रीजन्स को अलग अलग रूल किया करते थे। उन्हीं में से एक गोरखा था, और गोरखा का जो लास्ट रूलर था पृथ्वी नारायण शाह, उसने इन तमाम प्रिंसिपलिटीज को हराया और इनको एक ही करके यूनिफाइड नेपाल एस्टेब्लिश किया, और इस यूनिफाइड नेपाल में अपनी किंगडम एस्टेब्लिश की जिसका नाम नेपाल किंगडम था। और इस नेपाल किंगडम में जो ओवैसी जो पृथ्वी नारायण शाह ने एस्टेब्लिश की थी, तो यहाँ पे नेपाल में अब यूनिफाइड नेपाल और इस नेपाल किंगडम में डायनास्टी रूल स्टार्ट हो गया। शाह डायनास्टी रूल, और इन अदर रूल्स वी कैन आल्सो से दैट शाह मोनार्की सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और ये शाह मोनार्की सिस्टम यहाँ से लेके मीन्स फ्रॉम 1768 से लेके 2008 तक एस्टेब्लिश्ड रहा। 2008 के मई मंथ तक, मई 2008 तक ये एस्टेब्लिश रहा। और फिर फाइनली 2008 में इसको एबॉलिश किया गया। और यहाँ से फिर आगे जो आज तक अभी भी टिल डेट तक यहाँ पे डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई। और वी कैन से दैट डेमोक्रेसी रिटर्न टू द नेपाल। इस बीच भी बहुत सारे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हो गए, बहुत सारे डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव्स लिए गए, लेकिन वो डेमोक्रेसी इस तरह से वेल एस्टेब्लिश नहीं थी जिस तरह से 2008 के बाद एस्टेब्लिश हो गई। 2008 के बाद एस्टेब्लिश हो गई। यहाँ से प्योरली डेमोक्रेटिक रिजिम्स एस्टेब्लिश किए गए, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बनाए गए। और अभी भी अगर हम देखेंगे आज भी वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है। और प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है नेपाल में वो शाह की है, जो पीएम है और विद्या देवी वहाँ पे प्रेसिडेंट है। अब इसी पीरियड को हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे, जो 68 से स्टार्ट होता है और 68 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो मोनार्की सिस्टम स्टार्ट होता है, एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम, एब्सोल्यूट मोनार्की यहाँ पे स्टार्ट होता है। और एब्सोल्यूट मोनार्की की बेस किसने डाली? पृथ्वी नारायण शाह ने, जो मैंने अभी बोला, पृथ्वी नारायण शाह। ये एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम कब तक रहा? 1846 तक। ये कब तक रहा? 1846 तक। और 1846 में क्या हुआ? 1846 में एक राणा डायनास्टी है, एक डायनास्टी थी राणा डायनास्टी। और ये राणा डायनास्टी इस मोनार्की सिस्टम को, इस एब्सोल्यूट मोनार्क को वीक करके, एक्चुअली इस राणा डायनास्टी ने क्या किया? राणा डायनास्टी ने यहाँ पे अपने हेरिडिटी पीएम्स बनाना शुरू किए। हेरिडिटी पीएम्स, that means from 1946 onwards up to 1951, यही एब्सोल्यूट मोनार्की कंटिन्यू रही। लेकिन डिफरेंस क्या रहा इस पीरियड में? डिफरेंस यही रहा, जो ये मोनार्क था इसको खाली नॉमिनल हेड बनाया गया, और एक्चुअल पावर्स जो हेरिडिटी पीएम्स थे,
हेरिडिटरी पीएम्स थे, और ये किस डायनास्टी थे? राणा डायनास्टी के, राणा डायनास्टी के थे। जो रियल पावर्स इन्होंने ही एक्यूमुलेट किए। ये जो हेरिडिटरी पीएम्स थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, उन्होंने रियल पावर्स एक्यूमुलेट किए, उन्होंने उस पूरे किंगडम को संभाला, पूरे किंगडम को गवर्न किया। ये जो एब्सोल्यूट मोनार्क था, जो किंग था, वो खाली एक फिगर हेड रह गई, जो पावर एक्चुअल में पावर किसने एक्सरसाइज की? इन पीएम्स ने। ये हेरिडिटरी पीएम्स थी, दे वर नॉट इलेक्टेड, क्योंकि मैं यहां से बोल रहा हूँ हेरिडिटरी थे। हेरिडिटरी का मतलब है दे वर नॉट इलेक्टेड एंड दे बिलोंग टू द राणा डायनास्टी, और ये रूल कब तक रहा? 1951 तक रहा, 1951 तक रहा। और 1951 से पहले, दैट मीन्स in early 90s, or in other words I can say that in early 20th century, there was political socialization growing among the people of Nepal. जो नेपाल के लोग थे उनमें जो political socialization ग्रो हो रही थी, और फाइनली क्या हुआ, इनमें जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज उनमें बढ़ते गए, प्रो डेमोक्रेटिक इमोशंस बढ़ते गए। तो 1947 में यहाँ पे एक पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम नेपाल कांग्रेस पार्टी रखा जाता है, और इसका मेन मकसद क्या था? डेमोक्रेसी को यहाँ पे एस्टेब्लिश करवाना, नेपाल में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करवाना। और ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन किस तरह से स्टार्ट हो गई और किस तरह से इन्होंने ये ज़्यादा मोमेंटम गेन किया इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो आपने हिस्ट्री में अगर आपको कहीं पे टॉपिक पढ़ना होगा तो आप वहाँ से अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि जो इंडिया की इंडिपेंडेंस हो गई, इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट चल रही थी, उसी से नेपाल में जो लोग थे, जो लीडरशिप थे, वो इंडिया के साथ टच में थे, तो वो इंस्पायर हो गए, वो इन्फ्लुएंस हो गए। तो जो हमारी मूवमेंट यहाँ पे चल रही थी उससे वो भी इनकी मूवमेंट भी इन्फ्लुएंस होगी, तो यहाँ से वो इंस्पायर भी हो गए, तो फिर उन्होंने भी वही मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट की। तो फिर 1949 में और एक पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। दिस इज कांग्रेस पार्टी, दिस इज कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी एंड दिस इज कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। और ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या जो मेन मकसद, एम इनका था, जो इनकी आइडियोलॉजी थी, वो यही थी कि हमें यहाँ पे नेपाल को डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना है और पीपल्स रिपब्लिक बनाना है। दैट मीन्स जो हेड होगा वो हेरिडिटरी हेड नहीं होगा, जैसे आजकल हेरिडिटरी हेड हमें यूके में दिखता है, वो रिपब्लिक हेड होना चाहिए जैसे इंडिया में है। और साथ साथ में जो हमारा स्टेट क्या होना चाहिए, ये नेपाल की मैं बात कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए स्टेट? डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेसी प्लस रिपब्लिक, तो इनकी आइडियोलॉजी थी। तो फाइनली इन दोनों ने गठजोड़न किया, इन दोनों ने हाथ मिलाए, तो इन दोनों ने मिलके एक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट की। प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की। इस प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसका नाम अगर हम देखेंगे, जो एक फेमस नाम से जानी जाती है, दैट इज नेपालीज रिवॉल्यूशन ऑफ 1951, नेपालीज रिवॉल्यूशन ऑफ 1951। और इस मोमेंट में इनको सपोर्ट मिला जो उस टाइम के किंग थे नेपाल के, उसका नाम त्रिभुवन था। इसने इनको सपोर्ट किया, और इनकी सपोर्ट के
इसने इनको सपोर्ट किया। जो नेपालीज रिवोल्यूशन था, प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, ये मोस्टली किसके खिलाफ थी? राणा डायनास्टी के खिलाफ थी, अगेंस्ट द राणा डायनास्टी, क्योंकि उस टाइम इन्हीं का रूल था और किंग का बहुत कम रूल था। एक्चुअली इसका रोल ही नहीं था, इस गवर्नेंस में उसका रूल ही नहीं था, क्योंकि वो खाली एक नॉमिनल हेड थे। जो रियल पावर्स किसके पास थे? राणा डायनास्टी के पास थे। तो इन्हीं के खिलाफ मूवमेंट चलाई गई और फाइनली इस डायनास्टी को अपलोड किया गया। इस डायनास्टी का रूल एंड किया गया इन 1951। In 1951, rule was abolished. इनके उस रूल को एबॉलिश किया गया। इन 1951 में राणा डायनास्टी का रूल एंड किया गया। और कैसे एंड हुआ? बाय प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसका नाम क्या है? नेपालीज रिवोल्यूशन ऑफ 1951। और इसमें इनको किनका सपोर्ट मिला था? जो उस टाइम के मोनार्क थे, जो किंग थे, त्रिभुवन, इसी का सपोर्ट मिला था। और 1951 से आगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। 1951 से आगे अभी तक एब्सोल्यूट मोनार्की यहाँ पे थी। अब इस एब्सोल्यूट मोनार्की को धीरे धीरे वीक किया जा रहा था और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ नेपाल बढ़ रहा था। और इन 1959 में जो त्रिभुवन के बेटे थे, उसका नाम महेंद्र था। ये किंग थे नेपाल के इस टाइम। 1959 में ये किंग थे नेपाल के, और एक किसके बेटे थे? त्रिभुवन के बेटे थे और किंग भी थे नेपाल में। उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इशू और उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इशू की और साथ में ही पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी हेल्ड किए। और साथ में ही इलेक्शंस हेल्ड किए फॉर नेशनल लेजिस्लेचर एंड हेल्ड इलेक्शंस फॉर नेशनल लेजिस्लेचर। क्या किया उन्होंने? महेंद्रा ने क्या किया? महेंद्रा ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इशू की और इलेक्शंस करवाए न्यू लेजिस्लेचर की। और इस इलेक्शंस में जो नेपाल कांग्रेस पार्टी थी, नेपाल कांग्रेस पार्टी इन्होंने जीत इनकी हो गई। इनका जो लीडर था उसका नाम विशेश्वर प्रसाद कोइराला था। विशेश्वर प्रसाद कोइराला ये पीएम बन गए और फिर पीएम बनने के बाद उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। फॉर्मड न्यू गवर्नमेंट, इसने न्यू गवर्नमेंट बनाई 1959। और ये न्यू गवर्नमेंट कब तक रही? अप टू 1960 तक। और 1960 में क्या होता है? इस महेंद्र साहब का माइंड सेटअप अचानक चेंज हो जाता है और वो इस पार्लियामेंट को, जो भी नेशनल लेजिस्लेचर बनाया गया था, इसको डिसमिस कर लेता है। इस गवर्नमेंट को डिसमिस कर लेता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो इसने इश्यू की थी उसको भी सस्पेंड कर लेता है। और साथ साथ में क्या कर लेता है? जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन पर बैन लगाता है। उनको पॉलिटिक्स प्ले करने के लिए इजाज़त नहीं दी गई। बहुत सारों को
जेल भी किया गया, बहुत सारों को पॉलिटिकल जो पार्टी मेंबर्स उनको जेल किया गया। इवन के इतना ही नहीं जो कैबिनेट मेंबर्स थे भी उनको भी जेल किया गया। और फिर उनको भी जेल किया गया। और फिर मोनार्की सिस्टम, एब्सोल्यूट मोनार्की फिर से यहाँ पे रिवाइव हो गई, एब्सोल्यूट मोनार्की अप टू 1846। उसके बाद 1951 तक यही एब्सोल्यूट मोनार्की थी, लेकिन हेरिडिटरी पीएम रूल था राणा डायनास्टी का। और फिर ये 60 तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी 1960। और फिर 1960 से 90 लेके फिर से एब्सोल्यूट मोनार्की थी। क्योंकि इस 1960 में क्या किया महेंद्र ने क्या किया, डिसमिस्ड द इलेक्टेड गवर्नमेंट। इसने इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस किया, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया, और जो मेंबर्स पार्टीज के थे उनको जेल किया, और साथ साथ में जो कैबिनेट मेंबर्स थे उनको भी जेल में लिया। ये कब तक रहा? ये 1990 तक ये सिलसिला रहा। लेकिन इस दौरान ऑलरेडी जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थी वो लोगों में बढ़ चुकी थी। अब वो डेमोक्रेसी का थोड़ा बहुत मज़ा उन्होंने चखाया भी था इस दौरान। अब वो कहाँ मानने वाले थे, तो यहाँ तक डेमोक्रेसी का नाम भी नहीं था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट की थी। थोड़ा बहुत कंसेशंस उन्हें मिले थे, डेमोक्रेटिक कंसेशंस मिले थे। अब 1960 में सिस्टम रिवर्स हो रहा था, एंड यू नो दैट क्लॉक कैन नॉट रोल बैक, ऑब्वियसली ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी। हाँ, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, जो नेपाल के जो लीडर्स थे, जो लोग थे, उनको जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन फाइनली उन्होंने वो चीज़ हासिल की जिसके लिए वो लड़ते रहे। तो 1960 से लेके प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलते रहे। और 1990 में क्या होता है, 1990 में वो एक रिवोल्यूशन यहाँ पर कर लेते हैं। तो डेमोक्रेटिक ऑलरेडी तो चल रहे थे, और यहाँ पे ये इंटेंसिफाई होता है इस ईयर में। और उसका नाम, जो उस मूवमेंट का नाम है, उसको जाना आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जाना आंदोलन। और इस जाना आंदोलन ने उस टाइम का जो किंग था उसको प्रेशराइज किया, उसको बहुत प्रेशराइज किया। उस टाइम का जो किंग था उसका नाम था बिपिंद्रा। जो उस टाइम किंग थे उसका नाम बिपिंद्रा था, और उसका नाम बरेंद्र था। और इसने एक्सेप्ट किया, और इसने अंडर प्रेशर में आके उसने क्या एक्सेप्ट किया, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्सेप्ट किए। एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट किया। और साथ साथ में क्या किया, जो किंग थे उसको हेड ऑफ द स्टेट बनाया गया। जो किंग थे, किंग को क्या हेड ऑफ द स्टेट बनाया गया। और जो रियल एग्जीक्यूटिव किसको बनाया गया, पीएम को। रियल एग्जीक्यूटिव किसको बनाया गया, पीएम को। तो रियल एग्जीक्यूटिव पीएम को बनाया गया। अब यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि डेमोक्रेसी इस दौरान सस्पेंड की गई थी। डेमोक्रेसी इस दौरान, पहले डेमोक्रेसी थी ही नहीं, तो इस दौर में आपको थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी मिलेगी, लिमिटेड डेमोक्रेसी मिलेगी। और फिर इस दौरान आपको टोटल डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बाद डेमोक्रेसी को रिवाइव किया गया। और ये वाला सिलसिला कब तक रहा, 2008 तक। और 2008 तक फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क रहा। 2008 तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क रहा। लेकिन जो रियल पावर्स थे वो किसके पास थे, पीएम के पास।
और 19 इस आंदोलन के बाद, जन आंदोलन के बाद क्या होता है, 1991 इलेक्शंस कराए जाते हैं। 1991 इलेक्शंस कराए जाते हैं और फिर न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाती है। और फिर फाइनली 1994 में और एक पार्टी बन जाती है नेपाल में, उसका नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओइस्ट जो माओइस्ट्स की थी, एक्चुअली फैक्शन था नेशनल, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उसी का एक फैक्शन था। और फिर 1996 में ये जो माओइस्ट्स थे, जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने एक सिविलियन वॉर स्टार्टेड सिविल वॉर अगेंस्ट द monarchy and elected government। उन्होंने मोनार्की के अगेंस्ट एक जंग छेड़ी, सिविल वॉर स्टार्ट किया और इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक सिविल वॉर स्टार्ट किया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1991 में इलेक्शंस हो गए, इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज फॉर्मड एंड इन 1994 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट was formed and in 1996 माओइस्ट launched a war against the monarchy and elected government। ये इन्होंने वार क्यों स्टार्ट किया? इनका बोलना था कि जो अभी तक की गवर्नमेंट है एक फ्यूडल गवर्नमेंट है, ये मोनार्की है, हमें रिपब्लिक बनाना है, इसलिए उन्होंने इनके स्टार्टिंग वार शुरू किया। और फिर फाइनली 2001 में क्या होता है, फिर फाइनली 2001 में यहाँ मैं लिख रहा हूँ, फिर फाइनली 2001 में रॉयल फैमिली की मैसेकरी होती है। उसमें ये जो बरेंद्रा है, ये बरेंद्रा और बरेंद्रा की जो वाइफ ऐश्वर्या, तो और कुछ क्लोज रिलेटिव्स इनको किल किया जाता है। उनमें खाली एक ही जान बच जाती है, खाली एक जो वहाँ पे बच गई उस टाइम, उसका नाम था गयेंद्रा। गयेंद्रा बच गई है, बाकी सबको किल किया गया। और इस गयेंद्रा को फिर किंग बनाया गया और एक किंग बने नेपाल के। पहले उन्होंने किसको ओबे किया? जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको उसी के हिसाब से इसने काम किया। दैट मीन्स इन द इनिशियल पीरियड ही अबोड विद द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट फाइनली इन 2002 he dismissed the parliament। लेकिन 2002 में उसने क्या किया? पार्लियामेंट को डिसमिस किया। 2002 में इसने पार्लियामेंट को डिसमिस किया। लेकिन इस टाइम ये वो टाइम था जब पॉलिटिकल कॉन्शियस लोगों में एक पीक पे पहुंची थी। तो इस टाइम इस तरह की काम करना जो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, वो बस इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ नेपाल। उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, इस टाइम जो उन्होंने पार्लियामेंट को डिसमिस किया, तो उन्होंने जो रीजन सेट किया, दैट वाज द इंटरनल स्ट्राइफ इन द नेपाल। तो लेकिन मूवमेंट तो ऑलरेडी चलाई गई थी 1999 में। तो इसी मूवमेंट को फिर से रिवाइव किया गया, इसके खिलाफ इसी मूवमेंट को फिर से रिवाइव किया गया। और इस मूवमेंट का नाम लोकतंत्र मूवमेंट भी कहा जाता है, और उसको सिंपली जाना आंदोलन सेकंड भी कहा जाता है। और दिस लोकतंत्र और जाना आंदोलन सेकंड, दिस वाज लेड बाय अ कोलिशन ऑफ 7 पार्टीज।
दिस वाज लेड बाय कोलिशन ऑफ 7 पार्टीज, कोलिशन ऑफ 7 पार्टीज। और फाइनली इनके प्रेशर ने इस केंद्र को मजबूर किया कि इसने उस पार्लियामेंट को रीइंस्टेट किया, रिवाइव किया इन 2002 में। इन 2002 में इसने क्या किया, सॉरी इन 2006 में इसने 2006 में रीइंस्टेटेड द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट इसने क्या किया था, जो पार्लियामेंट इसने डिसमिस किया था कब, 2002 में, वही इसने रीइंस्टेट किया अंडर द प्रेशर क्रिएटेड बाय द लोकतंत्र मूवमेंट दैट वाज लेड बाय द कोलिशन ऑफ 7 पार्टीज। तो एक जीत थी इनके लिए, एक जीत थी इनके लिए। तो फिर 2006 के बाद 2008 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट बनाई जाती है। और फिर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 20th May 2008 में फाइनली क्या कर लेते हैं, सॉरी 28 मई, तो इन्होंने नेपाल को फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेपाल बनाया एंड अबॉलिश monarchical system, शाह मोनार्की, सिंपली वी कैन से शाह मोनार्की और monarchical system। तो मोनार्की का सिस्टम यहाँ पे खत्म हो गया कब, ऑन 20th May 2018। इस तरह से यहाँ से ऑनवर्ड्स 2008 से ऑनवर्ड्स यहाँ पे डेमोक्रेसी रही, रिपब्लिक सिस्टम रहा, तो मोनार्की अबॉलिश की गई। हाँ, जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई फर्स्ट, इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, इनका काम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। बहुत सारे अच्छे काम इन्होंने किए, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए बिकॉज ऑफ मेजर पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टीज। वहाँ पर जो पार्टीज थे इनके बीच में बहुत मेजर पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स रहे, जिनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाई अपने मैंडेटरी पीरियड में। और इनका जो मैंडेटरी पीरियड जहाँ तक इनको बनाना था वो 2012 तक बनाना था, लेकिन वो 2012 तक में उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। इसलिए न्यू इलेक्शंस वर हेल्ड एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्मड, एंड उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने फिर फाइनली एक 2015 में नेपाल को एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दी। एंड फिर जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई इन 2013, फिर 2015 में उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। जो 2015 में जो नेपाल के लोग थे, उनके जो लीडर्स थे, जो उन्होंने वो ख्वाब देखे थे डेमोक्रेसी के जो ख्वाब देखे थे, या उस कॉन्स्टिट्यूशन के ख्वाब देखे थे, जो वो चाहते थे कि हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे चुने गए लोग ही हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। फाइनली दोज ड्रीम्स वर एम्बॉडीड इन 2015। और इसके बाद इलेक्शंस हेल्ड किए गए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और वो इलेक्शंस पीसफुली हेल्ड किए गए। अब जो प्रेजेंट स्टेटस है वो नेपाल का यही है कि उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट वाज मेड इन 2015, और वो फेडरल डेमोक्रेटिक कंट्री है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन है प्लीज़ आप पूछिएगा, मैं उस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो जो मैंने टॉपिक्स अभी तक पढ़ाया, अगर उनके रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है आप प्लीज़ वो क्वेश्चन पूछिएगा। थैंक यू।